मन काहे करे चतुराई, चंचल मन चतुराई तेरी काम ना आई। माया मोह के जाल में फंसकर तूने ठोकर खाई, चंचल मन चतुराई तेरे काम ना आई। आज बात करेंगे राजस्थान की उस घटना की जिसकी सियासत ने राजस्थान में बड़ा बवाल मचाया, मगर जिस पहाड़ को खोदा था उसमें चूहिया कैसे निकली है, आज कोर्ट में यह साबित हो गया कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में मनोहर कहानी लिखी थी। उस मनोहर कहानी की सच्चाई को हम आपके सामने तार तार करके रखेंगे। अशोक गहलोत के चेहरे से उतरते नकाब को आप सुनते रहिएगा। आज बातचीत करेंगे, नरेश मीणा ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया क्या अब वो नई राजनीति की तरफ चल निकले हैं। सचिन पायलट पहुंचे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रचार करने के लिए, तो अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे हैं रामजस कॉलेज में। मगर दिन भर बाबा दिल्ली में कौन सी सियासत कर रहे थे और कौन महिला विधायकों को देखता है और किस किस महिला विधायकों को देखता है, हमारा स्तर कहां आ गया है, कहां तक जाएगा। पर शुरुआत कर लेते हैं आज राजस्थान हाई कोर्ट में जो पेश हुई है क्लोजर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल के दूसरे साल तक आते आते अपने हाथ की सफाई भूलने लगे थे। इतना गंदा केस बनाया था सचिन पायलट के खिलाफ देशद्रोह का कि आप पेट पकड़कर हंसते रहिएगा। बात करेंगे कि जांच में क्या निकला है और राजस्थान हाईकोर्ट ने इस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकारा है, सभी आरोपियों को क्लीन चिट दी है, तो किस आधार पर दी है और कैसे उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अशोक सिंह उदयपुर, भरत मालानी ब्यावर, वसुंधरा राजे के बेहद करीबी, दो लोगों को जुलाई 2020 में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उठाकर लाती है कि ये सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। हमने इनका टेलीफोन टेप नहीं किया है, हम तो एक तस्कर के पीछे पड़े हुए थे। तस्करों के टेलीफोन टेप करते करते अचानक से हमारे कांस्टेबल ने इनके बीच की वार्ता सुन ली और हमें पता लग गया कि करोड़ों रुपया, आप 25-25 करोड़ 35-35 करोड़ के हिसाब से तो अरबों रुपए खर्च करके सरकार गिरा रहे थे। उनकी हैसियत का खुलासा भी हुआ है इस रिपोर्ट में। और फिर जुलाई में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, बिना पूछताछ के जेल भेज दिया गया और अशोक गहलोत ने कहा हमारे विधायक, निर्दलीय विधायक, कांग्रेस विधायक जो भी हो, उनके पास फोन आ रहे हैं और रमीला खड़िया को 1:30 बजे फोन आया, रात को 2 बजे उन्होंने हमें जगाया था। किसका फोन आया था, फोन आया था भी नहीं आया था, इसका भी पूरा जिक्र है इसमें क्लोजर रिपोर्ट में। अब देखिए, जो जांच एसओजी ने की उसमें इन सब के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया और साथ साथ सचिन पायलट के खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, ये कहते हुए कि सचिन पायलट ही तो सरकार गिरा रहे हैं। सचिन पायलट इससे नाराज होकर अपने विधायकों को लेकर दिल्ली चले गए, 3 उसमें से भाग आए। उसके बाद बगावत करने पर मजबूर होने पड़े क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने का सिस्टम ही टूट गया। वो अहमद पटेल की अलग कहानी है, मगर हम बात करते हैं इस मनोहर कहानी की। उसके बाद क्या होता है, अचानक से 27 दिन बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कोर्ट में कहती है
कि हमारे क्षेत्राधिकार का ये मामला नहीं है और हम इन्हें बाइज्जत बरी करते हैं और एफआईआर को एफआर में बदल देते हैं। कब? 27 दिन बाद 8 अगस्त 2020 को, जो कुछ इसमें लिखा हुआ है। 9 अगस्त 2020 को एंटी करप्शन ब्यूरो फिर से एक मुकदमा दर्ज करती है और कहती है ये हमारे क्षेत्राधिकार का मामला है और महेश जोशी जो इन दिनों जेल में हैं भ्रष्टाचार के मामले में, वो मुकदमा दर्ज कराते हैं फिर से इन्हीं 2 व्यक्तियों के खिलाफ। और उसके बाद ये दोनों कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से स्टे मिलता है, जांच होती है और जांच के बाद जांच एजेंसी ने क्या पाया है आप सुनिएगा तो हंसते हंसते पेट पकड़कर आप लोटपोट हो जाइएगा कि अशोक गहलोत इतनी कच्ची गोली खेल रहे थे क्या। मगर क्या होता है कि आप नफरत में जलने लगते हैं तो उस आग में हाथ सेकने के लिए बहुत सारे लोग इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। मसलन जब मैं लाल डायरी पढ़ रहा था राजेंद्र सिंह गुढ़ा के घर, तो लिखा हुआ था एक बड़े पत्रकार ने अशोक गहलोत को फोन करके कहा कि मैरियट होटल में करोड़ रुपए आ गए हैं सरकार गिराने के लिए। अब अगले पन्ने में मैं खोजता रह गया कि अशोक गहलोत ने पुलिस तो भेजी होगी, उनकी सरकार है, वो करोड़ रुपए मिले कि नहीं मिले। तो इस तरह से कई लोग पत्रकार हों, विधायक हों, जिनको इच्छा थी वही हाथ सेक रहे थे और नफरत की आग में अशोक गहलोत उन बातों पर यकीन करके अपनी ही सरकार को जला रहे थे। अब उसने देखिए भरत मालानी और अशोक सिंह आपस में बात करते हैं कि ये पता चल रहा है कि 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार गिराने की साजिश हो रही है, हम लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं, क्या पता नई सरकार बनेगी तो अपना भी फायदा हो जाएगा, कुछ पैसे का भी फायदा हो जाएगा। और उसके बाद इनसे प्राप्त जो मोबाइल हैं उसके व्हाट्सएप चैट और पूरी रिकॉर्डिंग के सुनने के बाद जो रिपोर्ट पेश हुई है हाई कोर्ट में, उसमें लिखा हुआ है कि आरोपी अशोक सिंह के मोबाइल नंबर इतने की वॉइस रिकॉर्डिंग 14/6/2020, 15/6/2020, 17/6/2020 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार ये तथ्य पाए गए हैं कि अशोक सिंह ने अपने नंबर से मनोहर सिंह से 5 मिनट 45 सेकंड तक वार्ता की, जिसमें कोरोना और कोरोना के दौरान हुए राजनीतिक चर्चा पर हुई। उसमें किसी तरह की रिश्वत के लेन देन का मामला नहीं था। पहली रिकॉर्डिंग। दूसरी रिकॉर्डिंग अगले दिन होती है 15/6/2020 को, जिसमें 10:40 पर तनवीर सिंह मोबाइल नंबर -- से 15 मिनट 46 सेकंड पर वार्ता करते हैं, जिसमें कोरोना, लॉकडाउन, कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों और व्यापार संबंधी चर्चा हुई है। इसमें किसी तरह की कोई राजनीतिक चर्चा के साक्ष्य नहीं है या सरकार गिराने या रिश्वत लेन देन के। फिर अब 17 तारीख को आरोपी अशोक सिंह द्वारा 17/6/2020 को 8:08 पर श्री मनोहर सिंह से मोबाइल नंबर -- पर 12 मिनट 11 सेकंड की वार्ता होती है, जिसमें कोरोना, चीन पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंध। बताइए हमारे आम लोग जो हैं कितनी गहरी चर्चाएं करते हैं। चीन पाकिस्तान से भारत के बिगड़ते रिश्ते, सचिन पायलट के करोड़ रुपए बांटने के 25-25 करोड़ रुपए दे रहा था, मगर मामला टाए फुस हो गया और वार्ता बन नहीं रही है। उक्त वार्ता में लोक सेवक को राशि देने का प्रलोभन है। किसी भी लोक सेवक अन्य व्यक्ति के द्वारा रिश्वत प्राप्ति करने का कोई उल्लेख नहीं है। मतलब टीवी पर जो चल रहा था उसी को वो बात कर रहे थे कि ये खबर आ रही है कि इतने इतने पैसे बांटे जा रहे हैं विधायकों को। फिर आरोपी अशोक सिंह 17/6/2020 को 8:31 पर श्री बलवंत सिंह से मोबाइल नंबर -- पर 18 मिनट 22 सेकंड पर वार्ता करते हैं, जिसमें कहते हैं गहलोत तो आगे निकल रहा है, पायलट टाए फिस हो गया है, बीजेपी भी इसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, और इस तरह से वार्ता खत्म हो जाती है। किसी तरह कोई लेन देन का
की चर्चा नहीं है, ना ट्रांसक्रिप्ट में ना व्हाट्सएप मैसेज में। अब भरत मलानी पे आ जाइए। आरोपी भरत मलानी 13/6/2020 को 23:02 पर श्री अनिल कुमार मिश्रा से मोबाइल नंबर -- पर 10 मिनट वार्ता की है, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मध्य चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। आरोपी भरत मलानी 17/6/2020 को फिर 12:20 पर श्री अनिल कुमार मिश्रा से -- पर 12 मिनट 15 सेकंड तक चर्चा करता है, जिसमें वो कहता है कि सचिन पायलट से मीटिंग कर लेते हैं, क्या पता मुख्यमंत्री बन जाए तो अपने भी कुछ काम हो जाएंगे। मतलब देखिए कैसे कैसे लोग सोचते हैं और किन किन चीजों को लेकर अशोक गहलोत कितने गंभीर थे। फिर भरत मलानी 17/6/2020 को 19:10 पर श्री अनिल कुमार मिश्रा से फिर बात करता है -- मोबाइल पर 17 मिनट 40 सेकंड, जिसमें दोनों हंसी मजाक, आईपीएल सट्टे में आजकल कितनी कमाई हो रही है, जुआ कैसा चल रहा है। अब बताइए कौन लोग सरकार गिरा रहे थे। सोचना चाहिए अशोक गहलोत को देशद्रोह का मुकदमा कितना बड़ा आदमी बना दिया इन्होंने। पुराने राजनेताओं के बारे में और विधानसभा चुनाव लड़ने पर वार्ता कर रहे हैं। फिर 17/6/2020 को 22:04 पर आशीष चतुर्वेदी से मोबाइल पर 17 मिनट 40 सेकंड तक चर्चा करते हैं, जिसमें उस समय चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम एवं कोरोना संबंधी वार्ता होती है। वार्ता में अशोक गहलोत सरकार को गिराने का या अस्थिर करने का कोई उल्लेख नहीं है। फिर भरत मलानी 21/6/2020 को 18:24 पर फिर एक बार बात करते हैं अनिल कुमार मिश्रा से 24 मिनट 34 सेकंड तक, जिसमें वो प्रारंभ के 17 मिनट 23 मिनट तक दो महिलाओं के आपस में पारिवारिक वार्ता है, जिसके लेकर वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं उस महिला के बारे में। फिर धार्मिक क्रियाकलाप, राशि नक्षत्र और राजनीतिक वार्ता करते हैं। उसके बाद जांच होती है। जांच में भरत मलानी के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा लघु उद्योग अजमेर रोड ब्यावर के खाता संख्या इतना का 1/6/2020 से 31/7/2020 तक स्टेटमेंट निकलवाया जाता है, जिसमें किसी भी बड़ी राशि का कोई कहीं उल्लेख नहीं है। फिर चूंकि रमीला खड़िया का नाम आया था, अशोक गहलोत ने खुद कहा था, इसलिए यह है कि आरोपी श्री अशोक सिंह और भरत मलानी द्वारा किसी लोक सेवक विधायक गण से व्यक्तिगत एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संपर्क एवं रुपयों के लेन देन के साक्ष्य नहीं प्रकट हुए हैं। अनुसंधान से आरोपी गण द्वारा श्री रमीला खड़िया विधायक कुशलगढ़ को रुपये देने, प्रलोभन देने के साक्ष्य प्रकट नहीं हुए हैं। अगर आरोपी गण द्वारा विधायक महोदय को रिश्वत देने का प्रलोभन दिया जाता तो अवश्य ही विधायक महोदय इस संबंध में सरकारी एजेंसी को लिखित या मौखिक शिकायत करती, मगर इस संबंध में विधायक ने किसी तरह कोई शिकायत नहीं की है। ऐसा प्रतीत होता है कि दो प्राइवेट व्यक्तियों के वार्ता से विधायक महोदय अनभिज्ञ थीं और ये सारा का सारा मामला गलत लगता है। और आखिर में लिखा हुआ है कि 19 जून 2020 को होने वाले राज्यसभा चुनाव सदस्य में विधायकों को अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने बाबत रिश्वत की राशि मांग और रिश्वत राशि लेन देन के कोई ठोस सबूत नहीं पाए गए हैं, लिहाजा किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई है, लिहाजा इस मामले को बंद किया जाए। और फिर राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। अब मैं ये बता रहा था आपको कि जांच में जो सरकार गिरा रहे थे उनके बीच वार्ता क्या हो रही थी, ये कोर्ट में पेश की गई है, जिसमें कहीं से भी किसी तरह की सरकार गिराने की बात नहीं थी। मगर चूंकि सचिन पायलट पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना था, इसलिए इन दोनों पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। अशोक राठौड़ भागे भागे गए होंगे कि कोई मामला बनता नहीं है, इसलिए तत्काल रिहा कर दिया। फिर महेश जोशी ने कहा सचिन पायलट को लपेट कर रखना है, तो एंटी करप्शन ब्यूरो में चले गए। उसके बाद 3.5 साल सरकार चलाए, 3.25 साल, कुछ मिला ही नहीं। तो अब जाकर क्लोजर रिपोर्ट पेश हो गई और मामला टाएं फिस हो गया। मसला ये नहीं है कि ये मामला कोई स्थायी नहीं, मसला ये है कि ये मनोहर कहानी जो
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गढ़ी है, जिसको पेपर लिख में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जब किसी काम के लिए बना है वो इस तरह की बातें सुन रहा था, दो औरतों के बीच, सट्टेबाजी के बीच, जुए की बात जो आपस में कोई भी कर सकता है। हम एक दूसरे से बात करते हैं तो किन किन मुद्दों पर क्या क्या बातें नहीं होती है, वो बैठ के सुन रहे थे, इसलिए कि किन्हीं लोगों ने इनका नंबर दिया था। इनकी हैसियत देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार गिराने लायक है या नहीं है, पर इनकी हैसियत का भी इसमें उल्लेख है। मगर हम अशोक गहलोत के चेहरे से नकाब उठाने के लिए आपको ये बताए हैं कि उनको ये बात नागवार गुजरी थी, सारे फसाने में जिसका जिक्र न था। और इसी राजद्रोह के मुकदमे के बाद सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर दिल्ली रवाना हुए थे, जहां पर मुख्यमंत्री बदला जाना था, मगर 3 विधायकों ने पाला बदल लिया और फिर उन्हें मानेसर जाना पड़ा और मानेसर जाकर बीजेपी से सहयोग के उन पर आरोप लगे, क्योंकि तब वो पार्टी से निकाल दिए गए थे। पर मैं बता रहा हूं कि ये स्थिति आई क्यों। ये स्थिति आई इसलिए कि अशोक गहलोत को लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें हारने के बाद सत्ता छोड़नी थी। उन्होंने सचिन पायलट को बदनाम करने की ठानी और ये कहानी गढ़ी। इस कहानी के बाद बगावत हुई, क्योंकि सचिन पायलट की भी आदत है कि एक हद तक ही बर्दाश्त करते हैं, पर ये क्लोजर रिपोर्ट या फिर जांच रिपोर्ट या फिर राजस्थान हाई कोर्ट का एक्सेप्ट करना राजस्थान की सियासत का एक ऐसा अध्याय है जो जब जब सुनाया जाएगा अशोक गहलोत बेनकाब हो गए। पर लंबी कहानी है कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा को कैसे क्या क्या कहकर क्या क्या बयान दिलवाया गया कि कौन से कौन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, कितने कितने पैसे की बात कह दो। पर लौटते हैं आज की सियासत पर। आज ये टोंक का नजारा था जहां पर सचिन पायलट वोट चोर गद्दी छोड़ के सभा और रैली को लेकर टोंक की सड़कों पर निकल रहे थे। सचिन पायलट इससे पहले सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, उसके बाद टोंक आए, उसके बाद 3 दिन के लिए अब रायपुर जा रहे हैं, उससे पहले मध्य प्रदेश में थे। ये उनका दौरा है राजस्थान विश्वविद्यालय का, जहां पर जोसलिन चौधरी आपको दिखाई दे रही होंगी, वो चुनाव लड़ रही हैं अध्यक्ष पद पर, और बाकी सारे जो उम्मीदवार हैं वो सचिन पायलट के यहां आए थे। सचिन पायलट मिरांडा हाउस कॉलेज और हिंदू कॉलेज होते हुए, लॉ कॉलेज होते हुए करीब आज 2-2.5 घंटे तक चुनाव प्रचार में हिस्सा लिए। जो जैन जी कहते हैं आजकल नेपाल की विद्रोह के बाद, वो युवाओं की आबादी जो बढ़ती हुई भारत में आबादी है उसे संभाल कर रखना कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि और चुनौती दोनों है, जिसे हासिल करने के लिए सचिन पायलट का चेहरा बहुत जरूरी है। और ये जो है आप देख रहे हैं झंडे का निशान, ये टोंक का है, जहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ के रैली और सभा लेकर वो निकल रहे हैं। हालांकि इस क्लोजर रिपोर्ट पर भी पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा है कि मैंने देखा नहीं है, अगर कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है तो सही स्वीकार किया होगा। कोई ज्यादा प्रतिक्रिया देने के मूड में नहीं थे, क्योंकि बीत गई सो बात गई, उस लिहाज से वो चल रहे हैं। पर मैं बता रहा था कि जो शख्स आज राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, किसी दिन पटना रहता है, किसी दिन मध्य प्रदेश रहता है, किसी दिन दिल्ली रहता है, किसी दिन छत्तीसगढ़ रहता है और किसी दिन राजस्थान रहता है, बैक टू बैक अगर सचिन पायलट के दौरों को आप देखें तो एक दिन भी ये व्यक्ति आराम नहीं कर रहा है कांग्रेस के लिए। मगर अगर आप किसी गुट में बटे हुए हों, फंसे हुए हों, तो आपको ये पसंद आएगा नहीं। पर कांग्रेस की यही कहानी भी है। सचिन पायलट आज क्रिकेट को लेकर भी हमला बोलते हुए नजर आए कि बीजेपी को मैच नहीं खेलना चाहिए था, बिहार में वोट चोरी हुई है। वो लगातार जिस तरह से बीजेपी के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, पूरे देश में घूमकर सचिन पायलट पर भी हमले बढ़ते जा रहे हैं। सचिन पायलट पर पहले ज्यादा हमले नहीं होते थे, मगर अब देखा जा रहा है कि लगातार विरोधी उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। चाहने वाले भी बहुत भावुक होते हैं कि इस साजिश के तहत कह दिया जाता है, फोन मिला दिया जाता है
सचिन पायलट को, तो वो भी कहते हैं सचिन पायलट को यहाँ आना चाहिए, वहाँ आना चाहिए, एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दस्त ही प्यासा दिखाई देता है। पर राजनीति दिलचस्प होने वाली है, इसलिए कह रहा हूं कि ना केवल 2028 का चुनाव किसी अलग दिशा में जा रहा है, बल्कि भाषा के स्तर पर भी इसका स्तर गिरता जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पर बात इसलिए कर रहे हैं कि ये जो टोंक की वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली है, इस रैली के बनस्पत एक नया खेमा खड़ा हो रहा है, और वो खेमा आज नरेश मीणा ने शहीद स्मारक से ऐलान कर दिया कि भगत सिंह सेना नाम से संगठन बनेगा। हो सकता है आगे जाके नाम बदले भी, पर पंचायत चुनाव भी लड़ सकते हैं, लड़ेंगे भी, और इसके आगे उपचुनाव और विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। उन्हें हनुमान बेनीवाल का भी समर्थन हासिल है, और धरने पर राजेंद्र सिंह गुढ़ा भी बैठे रहते हैं, मनोज न्यांगली भी हैं। जाट, राजपूत और मीणा नेताओं को जोड़ रहे हैं वो, और एक संगठन बना रहे हैं। पता नहीं बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे या नहीं पिएंगे, रविंद्र सिंह भाटी भी क्या पता जुड़ जाएं। क्या पता, लोग कह रहे हैं कि कालवी और मिर्धा की जोड़ी भी तो आई थी, हालांकि एक चुनाव से ज्यादा टिक नहीं पाई वो, पर हो सकता है। मगर चुनौती सबसे बड़ी सचिन पायलट के लिए होगी। वो अपना वोट बैंक मीणा समुदाय के लिए शिफ्ट कराते नजर आ रहे हैं, उम्मीदवार के लिए कराते रहते हैं। अगर नई पार्टी बनती है तो बड़ा बिखराव उस वोट बैंक पर भी हो सकता है, इसलिए उनके लिए भी पूर्वी राजस्थान में एक बड़ी चुनौती होगी। पर क्या हनुमान बेनीवाल ताकतवर होंगे? क्योंकि उनके इलाके में नरेश मीणा का बहुत ज्यादा वोट बैंक नहीं है, पर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हनुमान बेनीवाल प्रभावी हैं। और देखिए, नेता वही होता है जो अपने समर्थकों को दूसरे जाति के उम्मीदवारों को जिताने के लिए वोट डलवा दे। इसमें सचिन पायलट के अलावा सचिन पायलट सबसे ज्यादा इसमें सफल रहे, और हनुमान बेनीवाल के भी जो दो उम्मीदवार जीते थे नारायण बेनीवाल के अलावा, दोनों दलित थे, और वो अपना वोट शिफ्ट कराकर ही जीता कर लाए थे। ये खूबी है। वहां पर राजेंद्र सिंह गुढ़ा भी जिस तरह से इंशा अल्लाह करते रहते हैं, वो मुस्लिम और दलित संगठन बनाने में लगे हैं, जहां पर वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की चूल्हे हिलाने में लगे हैं। पता नहीं कितना सफल हो पाते हैं। उनके इस समीकरण से जाट भी वहां पर बीजेपी की तरफ गोलबंद इस बार दिखाई दिए थे झुंझुनू में, जहां पर कांग्रेस को ही नुकसान हुआ। कांग्रेस को इस नजरिए से सावधान रहना होगा। मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक और शख्स नजर आया, वो थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मैं देख रहा था, रामजस कॉलेज में पहुंचे हैं। हमने पूछा कि बाबा क्या कर रहे हैं, कि थोड़ा देर इंतजार कीजिए, डीजे लग रहा है। अभी वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं। ये जो डीजे सामने लगाया गया है, ये इसलिए लगाया गया है कि बाबा को थोड़ी देर बाद यहीं पर डांस भी करवाया जाएगा। डांस करने में बड़ा मजा भी आता है उनको, तो उनके डांस की भी तस्वीरें थोड़ी देर में आ जाएगी। मगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्पंदन प्रोग्राम में ये गए हुए हैं। ये भी एक बीजेपी के लिए बड़ी पूंजी है, विचारधारा से बंधे रहते हैं। मगर क्या सिर्फ इसीलिए गए हैं? ना, 2 दिन के दौरे पर गए हैं, ये कहने के लिए गए हैं कि आपने कहा था कि मंत्री पद संभाल लो, हम आपका ख्याल करेंगे, आप कुछ वक्त निकालो, हम आपके बारे में सोचेंगे। हमने तो इतने दिन से निकाल दिया, आप अब तक क्या सोचे हैं, ये पूछने गए हैं जेपी नड्डा से। क्या वो बताएंगे? पता नहीं, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भी राजनीति, अगर नरेश मीणा पार्टी बनाते हैं तो एक चुनौती से तो गुजरेगी ही। बाबा एक अलग तरह की राजनीति करते हैं, जहां पर वो पार्टी से भी, संगठन से भी, विचारधारा से भी जुड़े होते हैं, विकास की राजनीति से भी जुड़े होते हैं। और नरेश मीणा ऐसी राजनीति करने निकले हैं, सब कुछ बिखेर देना चाहते हैं। इसलिए दिलचस्प होगा चुनाव। मगर इन सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए चुनौती होगी, और चुनौती वो गोविंद सिंह डोटासरा को भी संभालनी चाहिए, अभी इससे संभालनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वोट चोर गद्दी छोड़कर किनारे लेकर घूमते रहें और वोटर ही गायब हो जाए पीछे से। पर उसके लिए संगठन को मजबूत करना होगा। अब कितना संगठन मजबूत हो पाता है पता नहीं,
प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं, कहा जा रहा है 20 सितंबर को बांसवाड़ा, उसके बाद आएंगे कोटा ग्रीन एयरपोर्ट का शिलान्यास करने, फिर से आएंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में रहने के बाद इतने राजस्थान आ चुके हैं, विपक्ष में रहने के बाद भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इतना वक्त मिल नहीं पाता है। तो यकीन मानिए मेहनत का भी एक योगदान होता है। आप इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि सत्ता कब तक दूर रहेगी, कब तक लोग बीजेपी के साथ जुड़े रहेंगे। किसी दिन तो मूड उखड़ेगा, इस लिहाज से इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो ये स्थानीय निकाय के चुनाव भी खींच कर ले जाएंगे। इन्हें हर हाल में समझाना आता है, इसके लिए भी समझा लेते हैं, उसके लिए समझा लेते हैं, क्योंकि वाक कला में ये माहिर है। पर वाक कला, वाक चातुर्य जो है वो राजनीति का गहना हुआ करता था, पर ये बिगड़ता जा रहा है। देखिए, कैमरे लगे सीसीटीवी के, और वो कैमरे कितने में आए, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना चाहिए। मगर जिस तरह से उठाया गया, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो महिला विधायकों को देखने के लिए लगाए हैं, और फिर जिस तरह से मदन दिलावर ने पलटवार किया कि ये डोटासरा जी तो ऐसे चरित्र के हैं, मुझे लगा कि ये भाषा का स्तर इतना ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। दोनों नेताओं की एक उम्र है, इस उम्र के बाद तो इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। अब सीपी जोशी कांग्रेस के विधायक थे, विधानसभा अध्यक्ष बने, उन्होंने क्या सोचकर यूट्यूब चैनल बनाया था मीडिया कर्मियों को बाहर रखने के लिए? क्या उस यूट्यूब चैनल की भी जांच होगी, भ्रष्टाचार की भी जांच? जब इस समय की होगी तो उस समय की वही होनी चाहिए। हमने भी कहा था ये क्या मसला है, ये क्या मसला है कि आप मीडिया को, अब तो ठीक है चलो बीजेपी सरकार ने अंदर खड़ा कर दिया, एक तंबू लगा के रोड पर खड़ा करके यूट्यूब चैनल खोल लिए थे। जब 5 कैमरे आप लगा ही लिए यूट्यूब चैनल के लिए, तो छठे सातवें में क्यों रो रहे हो? रास्ता दिखाया ही क्यों था ये? मगर सियासत अपनी सहूलियत के अनुसार होता है। करिए, भाषा के स्तर को रखिए और रहने दीजिए, क्योंकि गोपाल शर्मा ने जिस दिन ये कहा था, बीजेपी विधायक ने, कि क्या कुकर्म करते हो, उसके लिए कैमरा है, डर रहे हो क्यों, तब भी हमने कहा था कि शर्म आती है ऐसी भाषा को सुनकर। और जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा और मदन दिलावर ने जिस भाषा को लेकर, जिस भाषा में बात की है, वो भी शर्मिंदा होने वाली है। इस तरह की भाषा महिला विधायकों के लिए जो चुनकर भेजी गई हैं उनके बारे में नहीं होनी चाहिए। आप भी तो चुनकर आए हो, एक दूसरे पर नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कुछ करते हो तो ठीक है, सामने आरोप लगा देना चाहिए। सामान्यीकरण, जेनरेशन नहीं होना चाहिए आरोपों का कि कुछ भी वो मुंह में आए बोल दिए। पर सियासत ऐसी ही है। अब देखिए, बीजेपी में आरएस अधिकारियों की सूची जारी हो गई है, लंबी, 222 कह रहे हैं, बहुत लंबी हुई है। आईएएस की भी आने वाली है। लोग कहते हैं इसके बाद क्या संगठन की भी आएगी? संगठन की आएगी तो कब आएगी? इसके बाद क्या बोर्ड निगम की भी आएगी? क्या मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा? मगर सबसे दूर, सबसे अलग, भजन लाल शर्मा इन दिनों जातियों के समूह में लोगों से मिल रहे हैं। कभी खटीक समाज से, कभी विश्नोई समाज से, कभी नाथ संप्रदाय से। जाति जो है उसी की सहारे बीजेपी भी राजनीति करती है। बीजेपी सोचती है हम जोड़ कर रखें, और कांग्रेस सोचती है कि इन जातियों के वोट बैंक को हम किसी तरह से हासिल करें। दोनों ही जाति की राजनीति अंदर खाने करती है। दोनों को बुरा लगता है केवल धर्म की राजनीति को लेकर। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद।